वेलकम बैक टू ग्रोथ मंत्रा। ग्रोथ मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका साथी आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। जी हाँ साथियों, जो हमने सीटेट जुलाई 2023 के लिए अपने तैयारी का क्रम शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी में आज हम अपनी क्लास कवर करने वाले हैं अपना एक नए टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP भी बोलते हैं, जैसे 2020 जो हमसे हमारी लेटेस्ट है। जी हाँ साथियों, ये हमारी सीटेट के सिलेबस में बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है जो लास्ट 2 बार से शामिल किया गया है हमारी सीटेट की परीक्षा में। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है आज आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं साथियों अपने आज की इस क्लास की। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने अपनी शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी की 7 क्लासेस कवर कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं फटाफट से अपने आज इसके इस सेशन की ओर बिना किसी देरी के। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो है हमारी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष की बात होती है। जी हां साथियों, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। जी हां साथियों, अध्यक्ष हैं कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। और साथियों, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, यह हमारी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। जी हाँ साथियों, 21st सेंचुरी की पहली शिक्षा नीति है। और अगर देश की आजादी की बात करें तो स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। ये जी हाँ साथियों, हमारी पहली स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, और जिसी को बाद में थोड़ा संशोधन के साथ 1992 में भी प्रस्तुत किया गया था। और इस प्रकार से हमारी जो 2020 की शिक्षा नीति है, ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होती है। लगभग 34 साल बाद हमारी एक नई शिक्षा नीति आई है। 1986 के बाद अगर इसको देखा जाए तो लगभग 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति हमने देखने को मिली है हमारी 21वीं सदी की, जिसको हम पहली शिक्षा नीति के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, जी हाँ साथियों, जो हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिली है। जी हाँ साथियों, तो 29 जुलाई 2020 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इसको मंजूरी मिली। और इसी के साथ, इसी पॉलिसी के संदर्भ में, इसी के साथ संदर्भ में रेफरेंस करें तो अब तक हम अपने शिक्षा संबंधी जो भी विषय होते थे, बातें होती थी, वो उससे संबंधित जो हमारा मंत्रालय होता था वो होता था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, MHRD, जिसे मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और अब उसको वर्तमान में शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको बिल्कुल अलग किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय में अब हमारी शिक्षा संबंधी बातें होंगी या शिक्षा संबंधी जो भी उपबंध हैं वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़े होंगे, जो कि अब तक या पहले तक हमारे इससे संबंधित जो भी उपबंध थे वो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी कि MHRD मिनिस्ट्री से होते थे। और डिटेल जानते हैं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे पहले अगर हम बात करें तो जानेंगे विजन क्या है इसका। हर चीज का अपना एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, एक थीम होती है किसी भी चीज की। तो इसके संदर्भ में अगर विजन की बात करें तो इस नीति का जो विजन है वो इस बात का है कि प्रत्येक भारतीय को या प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय होने का गर्व हो। बिल्कुल साथियों, तो 2020 की हमारी शिक्षा नीति का विजन है भारतीय होने का गर्व। और ये सिर्फ विचारों में नहीं होना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये सिर्फ जो हमारा विजन है भारतीय होने का गर्व, ये सिर्फ विचारों में ना हो, बल्कि बालक के या जो भी इस व्यक्ति है, जो भी हमारे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हमारे सभी से जुड़े हुए हैं, उन सभी के अंदर व्यवहार, बुद्धि, कर्म, ज्ञान, कौशल यानी कि स्किल्स, मूल्य यानी कि वैल्यूज एंड सोच में भी ये भाव निश्चित तौर पर होना चाहिए। अर्थात भारतीय होने का गर्व सिर्फ विचार में ना हो, बल्कि उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी रूप से हो, और हर चीज में उसको इस बात का शामिल होना बिल्कुल आवश्यक रूप से हो। और साथ ही मानवाधिकारों, स्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध हो, महत्वपूर्ण हो, ताकि वह सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। तो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है। बिल्कुल भारतीय होने का गर्व कैसे व्यापक रूप से इस बात पे जोर दिया गया है।
अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति के 5 मूलभूत स्तंभ बताए गए हैं। बिल्कुल साथियों, तो नई शिक्षा नीति के जो 5 फंडामेंटल्स पिलर हैं वो कौन से हैं, पूछा जाता है, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो 5 हमारे फंडामेंटल पिलर्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। तो पहला है कि शिक्षा की पहुंच सब तक हो, सभी लोग इसमें भागीदारी हों, यानी कि सभी शामिल हों, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। चौथा है किफायती हो, यानी कि जीवन में काम आए, सभी प्रकार से उसके जीवन में पक्षों में शामिल हो, और जवाबदेही हो, अर्थात जो अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और हमारे मानकों पर खरी उतरती हो। तो यही हमारी नई शिक्षा नीति के 5 मूलभूत स्तंभ हैं। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं एसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यही है हमारी कि शिक्षा की पहुंच सब तक हो, भागीदारी हो सबकी, गुणवत्तापूर्ण हो, किफायती हो और निश्चित तौर पर जवाबदेही हो। तो ये हमने जाने अपनी नई शिक्षा नीति के 5 मूलभूत स्तंभ। अब इसके जानते हैं मुख्य बिंदु जो शिक्षा संबंधी इसमें परिवर्तन किए गए हैं। जी हाँ साथियों, अब तक जो हमारा शैक्षिक मॉडल था वो 10+2 वाला था। प्राइमरी होती थी पहले 1 to 5, जो हमारा निम्न प्राथमिक या जो अब हमारा लोअर प्राइमरी होता था। कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी होता था। 9 से 12 हमारा सेकेंडरी यानी कि जो माध्यमिक होता था, और उसके बाद उच्च शिक्षा होती थी। लेकिन वर्तमान में इसको चेंज किया गया है और इसको नए मॉडल में लागू किया गया है 5+3+3+4। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छे से समझना है इसको, मैंने बहुत क्लासिफाइड करते हुए उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और क्या है, तो नई शिक्षा नीति में जो हमारा मॉडल है, शैक्षिक मॉडल है, वो है सबसे पहले बात 5+3+3+4, 5+3+3+4 या 5-3-3-4 ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें शुरू के 5 का मतलब क्या है, तो शुरू के 5 का मतलब ये 5 वर्षों की बात की गई है, जिसको शुरू के 5 वर्षों को अब कोई प्राइमरी स्टेज से ना जान करके जाना जाएगा फाउंडेशन स्टेज। जी हाँ साथियों, फाउंडेशन स्टेज माना गया है शुरू के 5 वर्ष को, जिसको भी डिवाइड किया गया है 3 वर्ष और 2 वर्ष में, 3 वर्ष और 2 वर्ष में डिवाइड किया गया है। जिसमें शुरू के 3 वर्ष जो आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग होगी, जिसे बालवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू के फाउंडेशन स्टेज के 3 वर्ष आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल से संबंधित होंगे, और बाद के 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 के लिए होंगे। तो यानी कि शुरू के जो प्ले वाले 3 इयर्स हैं, कक्षा 1 व 2 हमारा मिलाकर 5 वर्ष का शिक्षा का समय होगा, जिसमें कि उसको फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना गया है। इसमें बच्चे की आयु होगी मिनिमम बच्चा 3 साल का, और फाउंडेशन स्टेज को कंप्लीट करते करते 8 वर्ष की आयु उसकी होगी। तो 3 वर्ष के लिए 3 से 6 वर्ष होगा, और 2 वर्ष के लिए आयु 6 से 8 वर्ष होगी। और वहीं अगला है 5+3 में तीसरा, 3 से मतलब क्या है कि ये 3 वर्ष के लिए है, जिसमें कि हमारी आगे की कक्षा 3, 4, 5 होंगी, जिसके लिए आयु होगी 8 से 11 वर्ष। और इसको नाम दिया है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी यानी कि तैयार करना किसी चीज को, प्रिपरेशन करना, इसके संदर्भ में इसको नाम जोड़ा गया है। प्रीपरेटरी स्टेज होगी हमारी सेकंड स्टेज पे, जो कि 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगी। उसके बाद फिर से +3 है, इसका मतलब है फिर से 3 वर्ष, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 को लिया गया है। तो अब हमारी कक्षा 6 से 8 जो है वो उच्च प्राथमिक ना कहला करके मिडिल स्टेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिडिल स्टेज कहलाएगी, जिसमें आयु वर्ग होगा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे। और अंतिम इसमें जो है लागू किया गया है, शामिल किया गया है, वो है 4 यानी कि 4 वर्ष। और ये 4 वर्ष होंगे हमारे 9th, 10th, 11th एंड 12th के, जिसमें आयु लिया गया है 14 से 18 वर्ष। और इस स्टेज को नाम से जाना जाएगा सेकेंडरी स्टेज, हालांकि पहले भी सेकेंडरी स्टेज के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, तो 4 इयर्स का ये होगा, सेकेंडरी स्टेज होगा, जो कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। तो साथियों, ये हमने समझा कि नई शैक्षिक नीति के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक मॉडल 5+3+3+4, जिसमें शुरू के 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज, दूसरे 30 जो नंबर पर 3 वर्ष हैं वो प्रिपरेटरी स्टेज, फिर 3 वर्ष होंगे मिडिल स्टेज के, और फिर 4 वर्ष हमारे होंगे किसके? सेकेंडरी स्टेज के। चलिए और जानते हैं इसको, ये हमारा रहा स्कूली शिक्षा से संबंधित। बात करें आगे इससे उच्च शिक्षा में, तो स्नातक स्तर की बात करें, अगर डिग्री लेवल की बात करें, तो ये 3 से 4 वर्ष की होगी, यानी कि कोई 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। और इसका एक निश्चित फॉर्मेट बनाया गया है।
पहले क्या होता था कि हम जितनी भी शिक्षा ग्रहण करते थे, कोई ग्रेजुएशन में कोर्स एलिमेंट एनरोलमेंट करते थे और बीच में छोड़ देते थे पढ़ाई को, एक या वर्ष दो वर्ष में, तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होता था, वो हमारे साल खराब हो जाते थे। लेकिन वर्तमान में अब ऐसा नहीं होगा। हम जितना भी पढ़ेंगे, जितने वर्ष का भी कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके आधार पर हमको कुछ ना कुछ रिटन में प्रमाण पत्र या एक प्रकार से उसके संदर्भ में एक योग्यता हासिल होगी, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, डिग्री कोर्स में, और 1 वर्ष पूरा करता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सर्टिफिकेट, अगर सपोज मान के चलिए बीए में एडमिशन लिया है और 1 वर्ष का कोर्स पूरा कर लिया तो उसको मिल जाएगा सर्टिफिकेट इन आर्ट्स। अगर उसने 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट किया, यानी कि 2 साल की पढ़ाई उसमें कंप्लीट की, तो उसको मिलेगा डिप्लोमा इन आर्ट, ठीक है। और अगर वह 3 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी बैचलर इन आर्ट। और 4 वर्ष अगर वह पढ़ाई करता है तो उसको शोध के साथ डिग्री मिलेगी। जी हाँ साथियों, तो 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पूरा करने पर डिग्री तथा 4 वर्ष पूरा करने पर शोध के साथ डिग्री मिलेगी। तो इस प्रकार से स्नातक का पाठ्यक्रम की अवधि हमारी 3 से 4 वर्ष की होगी। और साथ ही इस नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। मास्टर ऑफ फिलॉसफर एक प्रकार से रिसर्च प्रोग्राम हुआ करता था ये, जो कि अब इस शिक्षा नीति के अनुसार इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। और जानते हैं साथ ही इसमें डिटेल में। साथ ही 2030 तक अध्यापन के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो उसके संदर्भ में जो न्यूनतम डिग्री योग्यता है या जो भी शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता है, उसमें एकीकृत बीएड डिग्री होनी जरूरी होगी। यानी कि एकीकृत बीएड डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये इस बात से क्या मायने हैं साथियों? तो अब तक बीएड बीटीसी डिफरेंट कोर्स हुआ करते थे, इन सभी को एक कोर्स के रूप में शामिल करते हुए नई शिक्षा नीति के अनुसार एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जो कि टीचर्स के लिए यानी कि होगा, जिसमें कि अब बीएड जो होगी वो एकीकृत बीएड डिग्री होगी। बिल्कुल साथियों, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री प्रोग्राम होगा, जो कि अब हम सीधे कक्षा 12वीं के बाद भी इसको कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कक्षा 12वीं के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद अगर सीधे चाहे तो वह इस इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री प्रोग्राम में एनरोलमेंट कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, और उसके लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के बाद इसको चुनता है, इसके संदर्भ में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो यह 2 वर्ष का डिप्लोमा या 2 वर्ष की डिग्री होगी। और साथ ही अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति है तो बीएड की डिग्री 1 वर्षीय होगी। और इंटीग्रेटेड इसलिए कहा भी जा रहा है क्योंकि अब सभी कोर्सों की वजह सिर्फ एक ही कोर्स होगा, जो कि हमारा शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में होगा। तो शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि टीचर बनने के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित, तो वो हमारी अब एकीकृत बीएड डिग्री प्रोग्राम होगा, जो कि 12वीं के बाद भी इसको किया जा सकता है और 4 वर्षीय होगी 12वीं के बाद, स्नातक के बाद 2 वर्षीय और परास्नातक के बाद 1 वर्षीय कोर्स होगा। और हमारी नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो एक एक को जानेंगे साथियों। तो अगला है कक्षा 5 तक बच्चों को क्लास 5th क्लास तक, यानी कि जो हमारा आंगनबाड़ी से लेकर क्लास 5 तक, यानी कि 5+3 जो हमारा 2 स्टेप हो गए, इन दोनों स्टेप्स तक बच्चों को जो भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी वो उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, या स्थानीय या परिवेशीय भाषा जिसे हम कह लेते हैं, अन्य नाम हम कुछ भी पुकार सकते हैं। तो कहने का मतलब जो बच्चे की मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें बच्चे को शुरुआत के 2 स्टेज तक जो भी शिक्षण कराया जाएगा उसी भाषा में कराया जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, तो कक्षा 5 तक बच्चों को शिक्षण व्यवस्था जो उपलब्ध कराई जाएगी, चीजें जो पढ़ाई सुनाई जाएंगी, वो हमारी किस में होंगी? उनकी मातृभाषा में होंगी, जो भी उनकी मातृभाषा है। इसी के साथ अगला है त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। बिल्कुल साथियों, त्रिभाषा फॉर्मूला यानी कि किस बात को कहता है कि भाषा के संदर्भ में बच्चों को जो ज्ञान हो वो कोई 3 भाषाओं का हो, जिसमें वैसे तो सामान्यतः हमारे देश में 2 प्रकार के क्षेत्र बोले गए हैं, हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी। हिंदी भाषी जहां हिंदी बोली जाती है तो उनके संदर्भ में हिंदी तो पढ़ेंगे ही, साथ में अंग्रेजी और एक कोई अन्य भाषा को चुनने का विकल्प होता है। और जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं तो उनके लिए एक भाषा उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी अंग्रेजी और हिंदी
इस प्रकार से 3 भाषाओं में शिक्षण कराया जाएगा। ये सामान्यतः इसको बिल्कुल कंक्लूड करके इसको समझा जाए तो इस बात से मायने ये हैं कि बालक को शिक्षण के संदर्भ में 3 भाषाओं से अवगत कराया जाएगा, परिचित कराया जाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी तो निश्चित तौर पर होगा ही, और तीसरी भाषा अगर जो भी व्यक्ति की क्षेत्रीय भाषा है वो हो सकती है या ऑप्शनल होगी, जो भी वह उसको चाहता है। और साथ ही भाषा के संदर्भ में संस्कृत को भी एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में भी संस्कृत को एक विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसमें संस्कृत को भी निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा। इसी के साथ किसी भी विद्यार्थियों को कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। इस बात पर भी इस नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है। तो एनईपी 2020 इस बात को कहती है कि बच्चों को क्लास 5 तक मातृभाषा में पढ़ाओ, हिंदी अंग्रेजी के साथ एक अन्य क्षेत्रीय भाषा भी बच्चा पढ़ेगा, संस्कृत को भी इसमें विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा और बच्चे के ऊपर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहे होंगे, याद हो रहे होंगे। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर अपने खुद के अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि बाद में भी इनको पढ़ा जा सके, याद रखा जा सके। और अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो अगला है साथियों, कक्षा 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल साथियों, कक्षा 6 से ही बच्चों को समय समय पर इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सों से रिलेटेड जानकारियों से बच्चों को जोड़ा जाएगा। अगला है, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, यानी कि जो हमारे 9th to 12th एजुकेशन है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान और गणित विषय अनिवार्य होंगे। यानी कि हर बच्चे को निश्चित तौर पर साइंस और गणित का जो ज्ञान है निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा या उनको पढ़ाया जाएगा। तो हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान व गणित विषय अनिवार्य होंगे। और साथ ही साथ जो हमारे कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा। यानी कि प्रोजेक्ट, यानी कि जब बच्चा किसी चीज के संदर्भ में एक प्रोजेक्ट बनाता है, विभिन्न प्रकार से क्रिया करते हुए, खुद से करके सीखते हुए, विभिन्न प्रकार से जानकारियों को जोड़ते हुए उनके संदर्भ में एक पूरी जानकारियों का एक चिट्ठा तैयार करता है, एक संपूर्ण रूप से उसका क्रियात्मक रूप से जो भी आप कह लेते हैं उसको एक्टिविटी बेस्ड यानी कि शामिल करने के लिए उस पर जोड़ दिया जाएगा। तो कक्षा 9 से 12 में कैसी लर्निंग होगी? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। यानी कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर जोर ना दे करके उसको उसके व्यवहार में, उसकी क्रियाओं में शामिल करते हुए, खुद से उसको अपने आसपास से चीजों से सीखते हुए, उस पर काम करते हुए सीखने के प्रयास किए जाएंगे। ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। बिल्कुल, यानी कि सेमेस्टर यानी कि जो आपका 6-6 महीने में आपकी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि हमारी वैसे भी शिक्षा पद्धति जो है उसमें मूल्यांकन के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को शामिल किया गया है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के ऊपर जोर दिया गया है। यानी कि बच्चे का समय समय पर, समय के साथ, कभी टुकड़ों में, कभी विस्तृत रूप से क्या होता रहना चाहिए? असेसमेंट या मूल्यांकन होते रहना चाहिए, ताकि उनमें सुधार जो है वो किए जा सके। क्योंकि हमारा जो मूल्यांकन है वो असेसमेंट है, वो 2 प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि जब बीच बीच में किया जाता है, और सबमेटिव असेसमेंट सत्र के लास्ट में या काम के खत्म होने पर किया जाता है। तो इसी बात को पोषित करने की दृष्टि से कक्षा 9 से 12वीं तक कक्षा की जो भी होंगी उनमें सेमेस्टर में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। लेकिन अब 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है अब वो मेनली 12th क्लास या इंटरमीडिएट के लिए होगा। 10th क्लास अब बोर्ड परीक्षा जैसा उसमें कुछ खास माहौल नहीं होगा या ये कोई अनिवार्य नहीं होगा। अगर स्कूल चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। या इसमें कोई ऐसी विशेष औपचारिकताएं बोर्ड परीक्षाओं जैसी नहीं रहेंगी। तो यानी कि अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 9 से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी और 12वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी 12वीं कक्षा में, और 10वीं की जो परीक्षा है वो बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य
नहीं होगा। और साथ ही साथ हमारा योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन अपनाने पर बल दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया, फॉर्मेटिव होता है जो बीच बीच में किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच बीच में किया जाता है, सबमेटिव असेसमेंट सत्र के लास्ट में किया जाता है। तो अगर हमारी क्लास नहीं देखी मूल्यांकन, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि असेसमेंट के प्रकार क्या होते हैं, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूल्यांकन के क्या क्या पक्ष हैं, मूल्यांकन के क्या क्या गुण हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर आपके लिंक आ रहा है, इस लिंक से जाकर आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मूल्यांकन या हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको देख सकते हैं। मूल्यांकन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जरूर वो अटेंड करना चाहिए। तो अब योगात्मक यानी कि जो सत्र के अंत में होता है, विस्तृत रूप से होता है, उस पे जोर ना देके अब नियमित रेगुलर बेस पर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी विषय वस्तु को शामिल करते हुए समय समय पर आसानी से सरल लचीली व्यवस्था के साथ और बच्चों की क्रिएटिविटी को उसमें शामिल करते हुए या क्रिएटिविटी की जांच करने के बेसिस पर क्या होना होगा, आकलन होगा या असेसमेंट प्रोसेस होगी। तो इसमें भी इस बात शिक्षा नीति में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन अपनाने पर बल दिया गया है। अगला है, विद्यार्थियों के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, यानी कि पूरे एक शैक्षिक सत्र में कम से कम बच्चों को 10 दिन के लिए बैगलेस बुलाया जाएगा, यानी कि बिना स्कूल के। जैसे बच्चा खुश हो रहा है ना, बैग पीछे है, अब बच्चा खुश हो रहा है, बैग लेके नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि साल में बच्चों को 10 दिन बैगलेस स्कूल जाना होगा और इस दौरान बच्चों को इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक रूप से जब चीजों को उपलब्ध कराते हुए जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, तो इनफॉर्मल इंटर्नशिप शामिल की जाएगी, जिसमें बच्चों को 10 दिन के लिए विदाउट बैग स्कूल जाना होगा और इसके माध्यम से बच्चों को किसी चीज से परिचित कराया जाएगा। और साथ ही साथ संस्थानों के पास एक व्यवस्था और की जाएगी कि वो अपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का उनके पास विकल्प होगा। जैसा कि साथियों सबको पता है, कोरोना काल में बड़ी समस्या रही, बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाए, ऑनलाइन व्यवस्थाएं कराई गई, लेकिन जो कि पहले से व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उसके कारण भी बच्चों को ऑनलाइन में ग्रहण करने में भी समस्याएं आ रही थी। तो उसके संदर्भ में अब ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि अगर कोई बच्चा नहीं भी आ सकता या कोई बच्चा स्कूल में रेगुलर प्रेजेंट नहीं होता है या एब्सेंट भी होता है, छुट्टियां भी हो जाती हैं उसकी, तो वो अब तक क्या होता था कि वो चीजें बच्चों से छूट जाती थी, उसको दोबारा करने को नहीं मिलती थी। इसलिए अब इस प्रकार से ये लाभ भी होगा और साथ में अन्य भी लाभ होंगे कि अब बच्चों के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी व्यवस्था होगी, ऑनलाइन कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे कि बच्चे जोन सा भी उनके प्रकार से सूटेबल हो, जैसी भी व्यवस्था उनके अनुरूप हो, उनके अनुसार अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें और अपनी चीजों को समझ सकें। जैसे कि जब कोरोना के बाद कुछ विद्यालयों ने अपने स्कूल में बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया था, तो उसमें कुछ पेरेंट्स इस बात को लेकर एग्री नहीं थे कि उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं। तो स्कूल वालों ने एक व्यवस्था की थी कि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, और साथ ही जो नहीं भेजना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। तो आप जिसको चाहें उसको अटेंड कर सकते हैं। तो एक प्रकार से सभी के लिए उसमें व्यवस्था हो गई। जो लोग स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं वो स्कूल में पढ़ लिए ऑफलाइन, और जो घर पे रहना चाहते थे, सुरक्षित रहना चाहते थे ज्यादा, उनको ऐसा था कि इस बात का भय था कि कोई परेशानी होगी, तो वो अपने घर से एजुकेशन को ग्रहण कर रहे थे। तो इस प्रकार से अब विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि दोनों समान रूप से हमेशा ये व्यवस्था चलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी दिक्कत या किसी परेशानी के कारण ही होगा, अब हमेशा निश्चित तौर पर यह व्यवस्था होगी कि स्कूलों के पास, संस्थानों के पास अपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का भी विकल्प होगा, जिसके माध्यम से वो अपनी चीजों को उपलब्ध करा सकते हैं। अगला है साथियों, जो हमने अपना RTE एक्ट जाना है, राइट टू एजुकेशन 2009, जो कि लागू हुआ था 2010 में। उसमें हमारे व्यवस्था थी कि बच्चों के लिए कक्षा 8 तक, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक और कक्षा 8 तक हर बच्चे को निश्चित तौर पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से शिक्षा उपलब्ध हो और जरूरी शिक्षा उपलब्ध हो, यानी कि हर बच्चे का ये शिक्षा का अधिकार था कि उसको निःशुल्क रूप से और अनिवार्य रूप से शिक्षा सरकार उपलब्ध कराएगी कक्षा 8 तक। लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ अब इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को अब कक्षा 8 के बजाय कक्षा 12 तक जोड़ा गया है। जी हां साथियों, अब सरकार जो है
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो उपलब्ध कराएगी वो कक्षा 12 तक कराएगी। और यानी कि जो 14 वर्ष की आयु तक होता था अब वो हमारा कितना हो गया, 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका ये, अब हमारी जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है बच्चों के संदर्भ में, जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है हमारा, वो अब कक्षा 12वीं तक होगा। यानी कि अब हमारी शिक्षा में जो निःशुल्क वाला भाव है और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करने के जो हमारा अधिकार है वो कक्षा 12वीं तक लागू होगा। बहुत अच्छी एक पहल है इसके माध्यम से। और साथ ही साथ जो हमारी एक व्यवस्था है स्कूलों में बच्चों के पोषण के संदर्भ में जो कार्यक्रम चलाया गया है मिड डे मील, या जिसे हम मध्याह्न भोजन के नाम से जानते हैं, उसमें एक चीज को और शामिल किया गया है कि अब बच्चों को मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि मिड डे मील ये कब उपलब्ध कराया जाता था, दोपहर में बच्चों को भोजन के रूप में उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब उसके साथ साथ मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को अब एक ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, जो कि कैसा हो, हेल्दी हो, बच्चों के लिए काम आए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित पोषित हो, जो उनको स्वस्थ रख सके। तो बच्चे को अब क्या होगा, आरटी के एक्ट को बढ़ाया गया है, कक्षा 8वीं के बजाय 12वीं तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होगी। और मिड डे मील में जो दोपहर का भोजन था, मध्याह्न भोजन के साथ साथ अब हेल्दी ब्रेकफास्ट को भी शामिल किया जाएगा। अगला है स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट सिस्टम लागू होगा। जो हमारे डिग्री कोर्सेज होते हैं अब उसमें मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं और हम एग्जिट सिस्टम भी कर सकते हैं। तो जानते हैं साथियों इनको मल्टीपल एंट्री किसे कहा है और एग्जिट सिस्टम क्या है। तो साथियों जो हमारा डिग्री लेवल पर क्या होगा, मल्टीपल एंट्री होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी बालक, कोई भी छात्र एक ही समय में कोई भी 2 कोर्स कर सकता है। बिल्कुल एक ही समय में 2 कोर्स कर सकता है। जैसे कि कोई बीएससी कर रहा है तो साथ में बीए भी कर सकता है, कोई एमए कर रहा है या एमए चल रही है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी एमए कर सकता है, या एमएससी कर रहा है तो एमए कर सकता है। यानी एक ही समय में कोई भी 2 डिग्री, कोई 2 डिप्लोमा, 1 डिग्री 1 डिप्लोमा, इस प्रकार से कुछ भी कर सकता है, बशर्ते बस वो ओवरलैपिंग ना करे, अर्थात दोनों रेगुलर ना हो। क्योंकि दोनों रेगुलर होने की स्थिति में यानी कि प्रेजेंट का जो एक इश्यू रहेगा कि आप 2 जगह कैसे प्रेजेंट रह सकते हैं, ओवरलैपिंग ना करे, यानी कि जैसे एक पत्राचार में हो डिग्री और एक हमारी रेगुलर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को मल्टीपल एंट्री के नाम से जाना जाता है कि एक कोर्स के साथ अगर कोई दूसरा कोर्स हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें व्यवस्था की गई है हमारी नई शिक्षा नीति में, तो इसी को मल्टीपल एंट्री के नाम से जाना जाता है। और साथ ही दूसरा है एग्जिट सिस्टम लागू होगा। एग्जिट सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी कोर्स को जब हम बीच में छोड़कर चले जाते हैं और बाद में फिर दोबारा से उस कोर्स को वहीं से ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसी को एग्जिट सिस्टम बोला जाता है। तो कई बार तो ये अगर हम उसी कोर्स को एक निश्चित समय के साथ एक निश्चित टाइम पीरियड में दोबारा से उसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कई अब इस प्रकार की भी कुछ व्यवस्थाएं होंगी कि थोड़ा समय भी अगर अधिक होगा तो भी हम उसको दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहले हम बीच में 1 या 2 वर्ष का डिग्री या डिप्लोमा करते थे तो उसमें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब डिग्री नहीं मिलेगी तो प्रमाण पत्र या डिप्लोमा तो मिलेगा ही, तो उनके बेसिस पर हम दोबारा से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी को ही एग्जिट सिस्टम के नाम से जाना गया है। तो अब हमारा स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा, यानी कि एक कोर्स के साथ कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो वह कोर्स किया जा सकता है। साथ ही कोई स्टूडेंट अगर बीच में कोर्स छोड़ना चाहे तो उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरा करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ इसी के संदर्भ में इसको और महत्वपूर्ण बनाने के लिए ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। यानी कि इस बात का मतलब है कि बच्चों का जो भी जानकारियां हैं, जो भी उनके शैक्षिक योग्यताएं हैं, उनके संदर्भ में एक डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि अब सारी चीजें बच्चों की जो भी हमारे सर्टिफिकेट डिप्लोमास होते हैं, इन सबको डिजिटली एकदम रिकॉर्ड किया जाएगा, जिनको आसानी से वेरीफाई किया जा सके। अब हमारे पास कहने का मतलब है कि हमें हर जगह अपने प्रमाण पत्र नहीं दिखाने होंगे। कहने का मतलब इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं होंगी जो डिजिटली हमारा डाटा स्टोर होगा। गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी या कुछ इस प्रकार की, जो कि जैसे डिजी लॉकर भी एक व्यवस्था है, आपने सुना होगा डिजी लॉकर के बारे में,
जिसके माध्यम से हमारे सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं। सीटेट वगैरह के डिप्लोमा सीटेट आदि के जो भी सर्टिफिकेट्स या रिजल्ट्स हैं वो भी डिजी लॉकर के माध्यम से हम उसको डाउनलोड करते हैं, ना कि वो कोई हमें वहाँ कहीं से मिलता है। तो इसी प्रकार से बच्चों के सभी प्रदर्शन के संबंधी जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उनके संदर्भ में डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा, जिसको आसानी से यूज करते हुए बच्चा कहीं भी किसी भी डिग्री में, किसी भी डिप्लोमा में, किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकेगा, उसमें शामिल हो सकेगा। और जैसे कि अक्सर हमें अब दिक्कत आती है, टीसी सीसी होता है, हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन होता है, इन सबसे संबंधित जो भी हमें समस्याएं होती हैं, अब वो समस्याएं भी इसके माध्यम से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि डिजिटली जब सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी तो फिर इन सब चीजों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी। अगला है शिक्षक नियुक्ति में क्या क्या कुछ सुधार किए गए हैं। तो शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में सेकेंडरी लेवल यानी कि कक्षा 12वीं तक, जी हाँ साथियों, अब तक लगभग हमारे प्राथमिक और जूनियर लेवल तक यानी कि उच्च प्राथमिक तक या कक्षा 8वीं तक एक टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि आप सभी जानते हैं, उसके संदर्भ में इसको जोड़ा गया था। लेकिन अब आप अगर कक्षा 12वीं तक के भी शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि टीजीटी लेवल के या पीजीटी लेवल तक के भी अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर भी अब क्या होगा, टेट परीक्षा लागू होगी। यानी कि अब कक्षा 6, 7, 8 या 1 से लेके 5 यानी कि प्राथमिक और जूनियर के संदर्भ में ही टेट की परीक्षा नहीं पास करनी होगी। साथ ही साथ हमारे सेकेंडरी लेवल यानी कि टीजीटी पीजीटी स्तर की भी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए भी टेट का एक निश्चित अनिवार्यता शामिल की गई है, यानी कि टेट के संदर्भ में एक शैक्षिक योग्यता के रूप में इसको शामिल किया गया है। अब इसको भी पास करना होगा कक्षा 12वीं तक। और साथ ही साथ टीईटी के साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए परीक्षा में भी विषयवार अंकों के आधार पर वरीयता मिलेगी। और जो हमारे टीचर हैं वो 12वीं तक तो अब टेट पास करना ही होगा, 12वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए। और साथ ही साथ उनका शिक्षक बनने के संदर्भ में जो भी परीक्षाएं होती थी उसमें अब डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। यानी कि अब बच्चों का या जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके संदर्भ में सिर्फ अब लिखित परीक्षा जो होती थी उसके बाद ही मेरिट बनने के आधार पर प्रवेश जो भी नियुक्ति नहीं होगी, उसके साथ साथ उनका डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। यानी कि डेमो स्किल टेस्ट यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि टीचिंग करवा करके देखना, इस प्रकार के चीजें स्टेप्स भी शामिल होंगे। और उनके जो भी है शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू भी होंगे। और साथ ही जो हमारे टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जो बीएड या बीटीसी किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो जो भी हमारे इस प्रकार के लोग हैं अगर वो प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करते थे तो कई बार बिना बीएड बीटीसी जैसे कोर्सों के जो भी छात्र होते थे उनको भी शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, उन सभी मानकों पे उन्हें पूरा करना होगा। और साथ ही साथ उनका टेट जो है परीक्षा भी निश्चित तौर पर पास होनी चाहिए। अर्थात निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इस मानक पर अब खरा उतरना होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस बात की रही कि अब टेट परीक्षा जो है टीजीटी पीजीटी स्तर पर भी लागू होगी। और साथ ही डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में किए जाएंगे। शिक्षकों के संदर्भ में अब तक जैसा कि हमने जाना था आरटी में 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, यानी कि शिक्षकों को कैसे कैसे कामों में शामिल किया जा सकता है। तो पहला काम तो उनका है ये शिक्षण यानी कि टीचिंग। तो उससे अलग अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के कामों में जोड़ा गया था आरटी 2009 के एक्ट के तहत कि इसको जनगणना संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्यों में, और तीसरा आपदा। लेकिन अब नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को अब अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे हटाया जाएगा और उसको सिर्फ अब चुनाव ड्यूटी में ही लगाया जा सकेगा। तो शिक्षकों को अब नई शिक्षा नीति के अनुसार सिर्फ जो उनके गैर शैक्षणिक कार्यों की बात करें तो सिर्फ चुनाव ड्यूटी में ही इसको शामिल किया जाएगा, लगाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी हमारे एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक बनाने की ओर प्रयास किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थान किसे कहते हैं? कुछ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें खाली एक ही स्ट्रीम की पढ़ाई होती है,
जैसे पर्टिकुलर कोई कॉमर्स के संदर्भ में कोई डिग्री कॉलेज है, या कोई इस प्रकार का कॉलेज है जिसमें पर्टिकुलर सिर्फ ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के ही विषय होते हैं, साइंस नहीं है। तो ऐसे बहुत कॉलेज होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक डिग्री या जैसे कि कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, कोई टेक्नोलॉजी कॉलेज है, ऐसा बोला जाता है कि ये तो मैनेजमेंट कॉलेज है, यानी कि यहाँ पर MBA जो इस प्रकार के जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं उनकी पढ़ाई की जाती है। टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इस प्रकार के संस्थान होते हैं जो हैं उनको एकल स्ट्रीम हायर एजुकेशन कहा जाता है। अब उन सभी को समाप्त किया जाएगा और सभी शिक्षा संस्थान ऐसे होंगे जो कि सभी विषयों की उनमें शिक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हो, या विभिन्न विषयों की उसमें कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी कोर्स भी हो, मैनेजमेंट कोर्स भी हो, और हमारे ह्यूमैनिटीज या साइंस या जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो सभी उसमें शामिल होने चाहिए। यानी कि अब हमारे एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी शिक्षा संस्थान कैसे होंगे, बहुविषयक होंगे, यानी कि सभी प्रकार के कोर्सेज की उनमें पढ़ाई की जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था इसका। और साथ ही साथ इसमें व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति में कि प्रत्येक 5 वर्ष में यानी कि हर 5 साल में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता की भी समीक्षा की जाएगी। यानी कि स्कूल बन गया, चल रहा है, यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। हर 5 वर्ष बाद स्कूलों की जो भी क्वालिटी है, जो भी उनकी गुणवत्ता है, उसके संदर्भ में उसकी समीक्षा की जाएगी। समय समय पर उसका निरीक्षण और जांच की जाएगी कि उसके गुणवत्ता संबंधी में कोई कमी तो नहीं है, और सुधार है तो फिर कितना है और कितने सुधार की आवश्यकता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हर स्कूली जो भी है, हमारे स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी में 5 वर्ष में क्या की जाएगी, उनकी गुणवत्ता संबंधी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जो है वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। वर्चुअल लैब से मतलब है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिजिटली, यानी कि कोई प्रैक्टिकल कराने के लिए हो सकता है इक्विपमेंट नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, निश्चित समय नहीं है, तो भी उनसे संबंधित प्रैक्टिकल्स की एनिमेटेड या जिसे आप कह देते हैं एक वीडियो टाइप का, जिसमें कि कंप्लीट प्रोसेस प्रयोग हो रहा है कि कैसे क्या हुआ, किस प्रकार से क्या रिएक्शन हुआ, इन सभी के संदर्भ में एक एनिमेटेड जो भी एक क्लिप टाइप होती है उससे के माध्यम से उसको समझाया जाए, तो उसको एक प्रकार से हम वर्चुअल लैब कह सकते हैं। यानी कि जब चीजें हमारे सामने ना हो तो उसको हम एक चित्रों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से जब उसको समझाया जाता है तो वो वर्चुअल क्रिएटिविटी होती है। और उसी के आधार पर जो भी विज्ञान गणित से संबंधित जो भी चीजें हो सकती हैं, उनके लिए ऐसी लैब विकसित की जाएंगी जिनके माध्यम से जो प्रयोग हम नहीं भी कर पाते हैं, उन सभी प्रयोगों को भी हम उसमें देख करके उनके बारे में जान सकें, समझ सकें, तो उन्हीं को कहते हैं वर्चुअल लैब। तो बिल्कुल नई शिक्षा नीति के अनुसार हमारी वर्चुअल लैब भी विकसित की जाएंगी। तो साथियों, हमने इतना जाना कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारा जो नई शिक्षा नीति है उसका बेसिक इंट्रो जाना, हमने जाना कि उसका विजन क्या है, उसके 5 मूलभूत स्तंभ क्या हैं, और इसके मुख्य बिंदु जो बिल्कुल आवश्यक हैं, जो बिल्कुल निश्चित तौर पर इनके लागू होने के साथ ही शामिल होंगे। और अब हम जानेंगे इसके जो भी लक्ष्य हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम तुरंत हासिल नहीं कर सकते लागू करने के साथ, तो कुछ हमारे किसी भी काम को करने के लक्ष्य भी होते हैं। अर्थात व्यवस्था परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, वो नहीं हो सकती। तो उसके संदर्भ में हमारी नई शिक्षा नीति के कुछ लक्ष्य भी रखे गए हैं। तो अब जानेंगे हमारी नई शिक्षा नीति के लक्ष्य। जो हमारी नई शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि हमें इतने समय में ये लक्ष्य पूरे करने हैं। तो नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो लक्ष्य है पहला कि जो भी हमारा शिक्षा पर सरकारी खर्च है, जो 2018 तक लगभग हमारे जो जीडीपी होती है हमारे देश की, जिसे हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी होती है किसी देश की, उस पे शिक्षा पे जो खर्चा किया जा रहा था 2018 तक वो था 4.43%। अब उसको 4.43 के स्थान पर हमारे जीडीपी का 6% भाग अब हमारा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर जो सरकारी खर्च होगा वो जीडीपी का 6% होगा। अगला लक्ष्य रखा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा 2 करोड़ स्कूली बच्चों को ओपन यानी कि खुले स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। यानी कि जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर गए हैं, स्कूलों को छोड़कर चले गए, उनकी व्यवस्थाएं
जो उनकी परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं है कि वो दोबारा से शिक्षा में शामिल हो सकें, नियमित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें, तो उन बच्चों को इस खुले स्कूली शिक्षा यानी कि ओपन जो लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके माध्यम से लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को दोबारा से शिक्षा में शामिल किया जाएगा। यह लक्ष्य भी एक हमारा नई शिक्षा नीति का है। अगला लक्ष्य है राज्य की खूबियों और जानकारियों के आधार पर। बिल्कुल साथियों, हर राज्य की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, जानकारियां होती हैं, उसकी अपनी हर राज्य की अपनी एक विविधता होती है, अंतर होते हैं, चीजों के संदर्भ में उपलब्धता होती है। तो उसके आधार पर ही अब क्या किया जाएगा, जो भी पाठ्यक्रम है या कैरिकुलम है उसको तैयार किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। और उसके संदर्भ में नई शिक्षा नीति इस बात पर भी जोर देती है कि अब एक नई दोबारा से जो एनसीएफ है हमारा, जो हमने अब तक जाना है एनसीएफ 2005, जिसके अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें अब कैसी व्यवस्था के आधार पर कैरिकुलम तैयार किया जाएगा, राज्यों की खूबियों और जानकारियों के आधार पर दोबारा से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके संदर्भ में एनसीईआरटी एक दोबारा से स्थापना करेगी एनसीएफ की, जिसमें एनसीएफ 2021 को बनाया जाएगा और वह दोबारा से हमारा कैरिकुलम डिजाइन करेगी, तैयार करेगी। यानी कि इसके माध्यम से कह सकते हैं, इस आधार पर, इस बिंदु को इस आधार पर समझ सकते हैं कि एनसीएफ का दोबारा से गठन होगा और दोबारा से हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार होगी, जिसका जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा क्या होगा कि राज्यों की खूबियों और जानकारियों के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा, यानी कि जो भी बच्चों को चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी टीचिंग की जा रही है, वो इस प्रकार की हो कि जो हमारी 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी जो हमारी चल रही है, जो आज के समय की जो आवश्यकताएं हैं, जो आज के समय के कौशल हैं, जो आज के समय की व्यवहारिक जानकारियां हैं, वो सब बच्चों को उपलब्ध हो सके और बच्चे उसी के अनुसार अपना विकास कर सके और आज की जरूरतों को यानी कि पूर्ण करती हो। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा कैरिकुलम है वो इस प्रकार का डिजाइन होना चाहिए कि जो हमारी आज की यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो और आज की परिस्थितियों के अनुसार हो। क्योंकि सभी समझते हैं, क्योंकि लगभग 34 साल पहले हमारी पुरानी, इससे पहली शिक्षा नीति आई थी, तो उसमें जो बातें की गई थी वो अपनी जगह उस समय के अनुसार ठीक थी, लेकिन वर्तमान में हमारी परिस्थितियां बदली हैं, समय बदले हैं, संसाधन बदले हैं, बच्चों की सोच, चीजों में तो अंतर पाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हुए हैं, तो अब उन्हीं से चलना लगभग उचित नहीं होगा। तो आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि आज के वर्तमान की जो भी आवश्यकताएं हैं, संसाधन हैं, उनके अनुरूप हो, बच्चों के आज की जरूरतें हों उनके अनुरूप हो या आज की जरूरतों की पूर्ति होती हो। तो बिल्कुल, तो इसी के माध्यम से इसमें रखा गया है कि जो भी स्कूलों के पाठ्यक्रम है और अध्यापन कला का लक्ष्य है वो इस प्रकार हो कि वह 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करे और उनका समग्र विकास करे। लैस से मतलब शामिल करने से है यहाँ। और साथ ही साथ 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों को या बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करना। यानी कि जो हायर एजुकेशन पे या स्कूल लेवल पे भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो कम से कम उनमें से 50% स्टूडेंटों को जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसमें शामिल किया जाए 2025 तक। ये भी एक लक्ष्य है। अगला लक्ष्य है नई शिक्षा नीति का स्कूली शिक्षा में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक सकल नामांकन अनुपात हो। बिल्कुल 2030 तक 100% जो है हमारा सकल नामांकन अनुपात हो, ताकि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके, सभी तक इसका उपलब्धता कराई जा सके, यानी कि 100% एनरोलमेंट होना चाहिए 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है कि व्यावसायिक शिक्षा सहित यानी कि जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके साथ उच्चतर शिक्षा में जो नामांकन है वो लगभग कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, तो 2030 तक स्कूली शिक्षा में या माध्यमिक स्तर तक कितना परसेंट जो भी नामांकन होना चाहिए, 100%। और हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें प्रोफेशनल कोर्स को शामिल करते हुए 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए। और इसमें क्या व्यवस्था की गई है, उच्च शिक्षा में विभिन्न कोर्सेज में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। यानी कि अब हायर एजुकेशन में
जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं जैसे मैनेजमेंट डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स होते हैं हायर एजुकेशन के, तो उनमें लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। यानी कि जैसे कि किसी कॉलेज में अगर किसी डिग्री में 100 सीटें हैं तो यानी कि उसको बढ़ाना, तो यानी कि 100 में जब 3.5 करोड़ बढ़ेंगी तो लगभग हर कॉलेज में किसी में 10 सीट, किसी में 5 सीट, किसी में 20 सीटों का इजाफा होगा। यानी कि हर कॉलेज स्तर पर अब सीटें भी बढ़ेंगी और उस जो सीटें बढ़नी है वो ऑल ओवर कितनी बढ़नी है, 3.5 करोड़ सीटें और जोड़ी जाएंगी। यानी कि अब हमारे जो भी डिग्रियां हैं उनमें सीटें जुड़ेंगी और भी सीटें उसमें जुड़ेंगी। चलिए तो कितनी हुई, 3.5 करोड़ सीटें होंगी। और क्या लक्ष्य है इस नीति का? इस नीति का लक्ष्य है 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना। एक हमारा होता है साक्षरता का मिशन, तो साक्षरता से मतलब है पढ़ने लिखने और अंकों की सामान्य जानकारी होना। एक व्यक्ति शिक्षित हो या ना हो, कम से कम वो साक्षर जरूर होना चाहिए ताकि वो अपनी चीजों को पढ़ सके, जान सके, समझ सके। क्योंकि अगर हमें अपनी चीजें लिखनी पढ़नी नहीं आती तो हमारे साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ एक सामान्य भी बात है कि हर व्यक्ति को अपना हिसाब रखना, अपने जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब चीजों की तो इतनी समझ होनी ही चाहिए कि इसमें क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, या ये मेरी है या किसकी है, या जो भी उनके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के दस्तावेज हो सकते हैं कम से कम। इस प्रकार की सभी चीजों को वो आसानी से पढ़ सके, जान सके, समझ सके। रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशन जो भी होती है विभिन्न प्रकार के कामों की, सभी प्रकार की चीजों हो कि हम बेशक कोई भी काम करते हैं लेकिन लिखाई पढ़ाई बिल्कुल आवश्यक उसमें होती है। तो उसके संदर्भ में साक्षरता होती है कि हर व्यक्ति को निश्चित तौर पर, सामान्य तौर पर पढ़ने लिखने और अंकों का ज्ञान हो। तो उसी के संदर्भ में इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक 100% जो है हमारा एक एक युवा और जो एडल्ट यानी कि प्रौढ़ जिसे हम एडल्ट कह देते हैं, सभी लोग 100% क्या हो, साक्षर हों। जैसे कि हमारे भारत की सबसे अधिक साक्षरता जो दर है जो वो है किसकी है, हमारी केरल की है। तो हालांकि वो भी 100% नहीं है। तो अब क्या होगा, इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रत्येक युवा और जो हमारे एडल्ट हैं वो क्या हो, 100% साक्षर हों। आगे की एज की बात नहीं हो रही है। 100% का मतलब ये नहीं एक एक नागरिक होगा, यानी कि जो हमारे युवा हैं और प्रौढ़ लोग हैं वो जरूर 100% तौर पर होने चाहिए। यानी कि लगभग वो सभी होने चाहिए, क्या, साक्षर होने चाहिए। अगला है, सभी छात्रों के लिए किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार एक मुख्य परीक्षा हो सके और एक सुधार के लिए बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी। जैसा कि आप समझते हैं कि डिग्री को स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में तो पहले भी हुआ करता था कि इम्प्रूवमेंट जिसे आप कहते हैं, या बैक एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, अंक सुधार कर लेते थे, या फेल होने पर दोबारा परीक्षा दे करके उस परीक्षा को पास किया जा सकता था। अब वो स्कूल के दौरान पर भी शामिल होगी, जिसमें बच्चों को दोबारा से परीक्षा देते हुए या अपने अंक सुधार करने के लिए भी परीक्षाओं के देने के संदर्भ में व्यवस्था होगी, जो कि इस नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य है। और क्या होगा, छात्रों की प्रगति के मानक निर्धारित करने के लिए कि एक व्यवस्था की जाएगी, एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्टोरिक डेवलपमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। यानी कि हमारे राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई जिसमें छात्रों की प्रगति के मानक निर्धारित करने के निकाय है ये एक, जिसका नाम है परख के रूप में। परख नामक एक संस्था होगी, एक निकाय होगा परख, जो बच्चों के प्रगति के मानक निर्धारित करने वाला होगा, जिसके संदर्भ में बच्चों का आकलन किया जाएगा। फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 2035 तक स्वायत्त बनाना तथा ऐसे सभी संस्थानों को बीओजी यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करना होगा। यानी कि सभी अपना पूर्ण रूप से विकास करके इसके संदर्भ में एक बीओजी का गठन किया जाएगा। 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थान जो भी हमारे, उनको 2040 तक अपने बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना। जैसा मैंने बताया ना, एकल स्ट्रीम जो संस्थान है वो खत्म होंगे और वो सभी कैसे बन जाएंगे, बहुविषयक संस्थान। यानी कि एक ही कॉलेज में अगर मेडिकल की पढ़ाई होती है खाली, तो मेडिकल की भी होगी, इंजीनियरिंग की भी होगी, मैनेजमेंट की भी होगी, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस की भी एजुकेशन के संदर्भ में व्यवस्था होगी। तो 2040 तक सभी उच्चतर
उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कैसे बनाया जाएगा, बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक संस्थान का लक्ष्य लगभग जो है वो 3000 या अधिक छात्र होंगे। यानी कि हर संस्थान में लगभग कितने बच्चे होंगे, 3000 स्टूडेंट एनरोल होंगे। पढ़ने वालों की संख्या लगभग हर इंस्टीट्यूशन में कितनी होगी, 3000 होगी। सभी स्थानीय भाषा में स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का फोकस किया जाएगा। बिल्कुल स्थानीय भाषाओं की भी यानी कि स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ बच्चों को ई सामग्री उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। ई सामग्री से मतलब जो इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के माध्यम से जो भी बुक्स हैं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स आदि भी प्रोवाइड की गई हैं, तो उनकी सामग्री जो थी वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस में अभी तक पाई जाती थी, या 2 से 3 लैंग्वेज, 1-2 लैंग्वेज और भी हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, 1-2 भाषाएं और हैं, लेकिन अब उनको लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और हिंदी और अंग्रेजी में भी जो चीजें उपलब्ध हैं, जो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, उनको कम से कम 8 भाषाओं में शुरू किया जाएगा। और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक कम से कम एक ऐसी बड़ी बहुविषयक संस्थान जरूर खोला जाएगा। यानी कि हर जिले में एक संस्थान ऐसा जरूर होगा जो बहुविषयक संस्थान होगा, बड़ा संस्थान होगा, जिसमें सभी प्रकार के कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण यानी कि SSRA बनेगी, जिसमें चीफ विभाग, जो उसके चीफ होंगे वो शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। यानी कि जो भी राज्य स्कूल से संबंधित स्कूलिंग के संदर्भ में जो भी अथॉरिटी होगी वो होगी, और उसके जो चीफ होंगे वो शिक्षा विभागों से जुड़ेंगे, ताकि शिक्षा गुणवत्ता का निश्चित तौर पर निरीक्षण किया जा सके और उसमें सुधार किए जा सके और सभी प्रकार की जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसको NCT के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, जो हमारे टीचर्स का एजुकेशंस होती है, जो टीचरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है, उसको तैयार करती है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो उसका गठन किया जाएगा, ठीक है, 2022 तक उसका विकसित किया जाएगा राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक के लिए। अगला है शोध कार्यों को यानी कि रिसर्च वर्किंग को, रिसर्च प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा किसके लिए, शोध कार्यों को, रिसर्च जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किसका गठन होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की पूरे देश में नोडल एजेंसियां होंगी। बिल्कुल। और अगला है स्कूलों में SCMC यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटियां बनाई जाएंगी। हर स्कूल में स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटियां बनाई जाएंगी। अगला है दुनिया भर के सभी बड़े विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि विश्व के जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वो भी अब भारत में अपना कैंपस बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था यहाँ पर शिक्षा की शुरू कर सकते हैं। इसके संदर्भ में सरकार उनको अनुमति प्रदान करेगी, उनके संदर्भ में व्यवस्थाओं को लागू करेगी। अगला है चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, यानी कि जो हमारा मेडिकल है और लॉ एजुकेशन है उसको छोड़कर जितने भी समक्ष उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनके लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय बनाया जाएगा। यानी कि एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग, जो कि सिर्फ मेडिकल और लॉ एजुकेशन को इसमें शामिल नहीं करेगा, उसके संदर्भ में काम नहीं करेगा, बाकी सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत एक उच्च शिक्षा आयोग HECT का गठन करेगा। और आज की क्लास का अंतिम बिंदु कि सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने और प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने की स्वायत्त निकाय की व्यवस्था होगी, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। यानी कि व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए, सभी चीजों को शामिल करने के लिए, नियमित करने के लिए आदि उद्देश्यों के आधार पर एक अलग से निकाय का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम होगा NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशनल
टेक्नोलॉजी फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। और इसी के साथ तो साथियों आज हमने अपनी इस क्लास में जाना कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हमने इसमें जाना। उम्मीद है कि साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही है, और कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी दिया करें ताकि हम आने वाली चीज़ों में और सुधार कर सकें और अन्य चीज़ों को भी जोड़ सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। Thanks for watching. Don't forget to like and share the video. Please subscribe the channel.